नमस्कार दोस्तों, मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। इसे आप जीएस के थर्ड पेपर में रख सकते हैं। जो हमारा जीएस का थर्ड पेपर है, इकोनॉमी सेक्शन के तहत इसे रख सकते हैं। देखिए, यह टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है आपको पता होगा अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं। नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि कृषि कानून बने थे 3 और उन्हें सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। उसमें से एक कानून जो था वो अनुबंध कृषि से संबंधित था। समझ रहे हैं? इसलिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कानून वापस ले लिया जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ से यूपीएससी प्रश्न ना पूछे। और वैसे भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आप देखें ना, बात जहाँ से चर्चा शुरू होती है वहाँ से पीछे जाके बैकग्राउंड में जाके उस टॉपिक को लेकर के यूपीएससी प्रश्न बनाती है। और करेंट अफेयर में हम ऊपर ऊपर बातें करते हैं, सतही बातें करते हैं। खैर, इस टॉपिक को लेकर के हम इसके बेसिक को समझेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अनुबंध कृषि क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या समस्याएं हैं, और समस्याएं अगर हैं तो फिर उन्हें दूर कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए एक एक समझते हैं। सबसे पहले तो यही जानिए कि ये है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। देखिए, कोई ख़रीदार है, मान लेते हैं कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है और कोई उत्पादक है, किसान है। इनके बीच में समझौता हो जाता है फसल बोने से पहले। अब समझौता हो सकता है इस तरह कि मान लीजिए कोई कहे कि हमें आलू चाहिए या गेहूँ चाहिए, हम इस महीने में लेंगे, इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतने रुपए कुंटल या किलो जो भी है, इस हिसाब से हम खरीदेंगे। तो किसान ने कहा कि ठीक है, हम बो देंगे। ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसके आधार पर फार्मिंग हो रही है, उसके आधार पर खेती हो रही है। तो एकदम सिंपल सा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अनुबंध हो गया, अनुबंध फार्मिंग। ठीक है, यहाँ एक तथ्य समझिए, ये जो अनुबंध कृषि है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, प्री में क्वेश्चन आएगा, फंस सकते हैं। ओवरऑल अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन अनुबंध कृषि समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध कृषि के बारे में राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, और केंद्र सरकार ने बनाया ही था। अब देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है, जहाँ आपको मौका लगे आप इसे लिख सकते हैं। मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। सरकार ने अनुबंध कृषि में संलग्न फर्मों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के भंडारण की सीमा और आवाजाही पर मौजूदा लाइसेंसिंग और प्रतिबंध से छूट दी है। इसका मतलब समझ रहे हैं? सिंपल सा मतलब है कि जो एक कानून है, कौन सा कानून है? आवश्यक वस्तु अधिनियम। उस कानून में कुछ चीज़ें हैं जिनकी लिमिट लगाई गई है। ठीक है, लेकिन अगर अनुबंध कृषि के तहत आप सामान जो है कहीं लेके जा रहे हैं या लाइसेंस लेना है या भंडारण करना है, तो उसमें काफ़ी हद तक छूट रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। हालांकि इस कानून को भी हटाने की बातें होती रहती हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेन मुद्दा है कि अनुबंध कृषि से फ़ायदे क्या हैं, इसका लाभ क्या है। क्योंकि सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है, सरकार अनुबंध कृषि को बढ़ावा देना चाहती है। तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर इसमें बात क्या है, इसमें क्या खासियत है जिसको लेकर सरकार इतनी ज़्यादा उत्सुक है ये करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं लिखी है, शायद आगे मिल जाए। सरकार ने लक्ष्य रखा है किसानों की आय दुगनी करनी है। अब आय दुगनी कैसे होगी, उसमें अनुबंध कृषि बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो ये एक सबसे पहला कारण है सरकार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो, कि अपना वादा पूरा करना है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ है किसानों के हितों की रक्षा होगी। कैसे? देखिए, अनुबंध कृषि से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी कानून हैं, उनको इस तरह से देखा जाता है कि किसानों को नुकसान ना हो। सरकार का फिलहाल नज़रिया यह है कि किसानों को नुकसान ना हो। हालांकि जो कानून बना था उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट थे, उनको एक तरह से ज़्यादा पावर दे दी गई थी विवाद निपटान के लिए। लेकिन आप ध्यान से देखें, अभी हमारे यहाँ जो किसान हैं, किस किस तरह से उनकी समस्याएं सामने आ रही हैं, चाहे आत्महत्या कर रहे हों, चाहे कर्ज के जाल में फंस रहे हों, कई सारी दिक्कतें हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आते हैं तो कई चीज़ें हैं। एक तो उन्हें पैसे अच्छे मिलेंगे, ऊपर से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और भी बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो उनके हितों की रक्षा व्यापक स्तर पर की जा सकती है। समझ रहे हैं? एक तरह से ये फॉर्मल सेक्टर बनता चला जाएगा। अभी क्या है, कृषि सेक्टर जो है वो मोटे तौर पर इनफॉर्मल है। तो वहाँ पर किसानों के हितों पर, उनकी ज़रूरतों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है। आगे क्या होगा? कृषि में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन मोटे तौर पर खेती करने वाले लोग कौन हैं? बस निर्वाह कृषि हो रही है, खा रहे हैं, उगा रहे हैं, वही ऐसे चल रहा है। वाणिज्यिक स्तर पर नहीं होती। हम बिजनेस नहीं करते खेती में।
लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो निजी क्षेत्र से निवेश आएगा, और जब निवेश आएगा तो चीज़ें मॉडर्न होंगी, नई मशीनरी आएगी, नए तरह के बीज आएंगे, अच्छे तरीके से उत्पादन होगा और सबका लाभ होगा, किसानों को भी, देश का भी, सबका। तो इससे क्या हुआ, वैसे जो हमारी नीति थी, राष्ट्रीय नीति कृषि वाली, उसमें भी ये बात कही गई थी कि कृषि में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो वो भी होगा। आगे देखिए, किसानों की उत्पादकता में सुधार होगा। देखिए यहाँ पे दो बातें लिख सकते हैं, किसानों की उत्पादकता में प्लस कृषि की उत्पादकता में, दोनों को समझ लेते हैं। कृषि की उत्पादकता में सुधार होगा, कहने का मतलब यह है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेती करते हैं तो कई बार जो कंपनियां हैं वो अच्छे बीज उपलब्ध कराती हैं और कीटनाशक उपलब्ध कराती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज देती हैं, तो खेती की जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ किसानों की भी उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि किसानों के पास नॉलेज आएगी, उन्हें खेती करने के नए नए पैटर्न का पता चलेगा, तो वो और बेहतर कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं दोनों बातें, कि खेती की उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि की, और किसानों की भी। अगला जो लाभ है, बेहतर मूल्य की खोज। इसका क्या मतलब है? अभी एपीएमसी को देखिए, लेकर कितना विवाद चल रहा था। मोटे तौर पर एपीएमसी का एकाधिकार रहता है बाज़ारों पर, किसानों पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई आप अपने इस मंडी से बाहर नहीं बेच सकते, ये सारी दिक्कतें हैं। अलग अलग राज्यों ने कहीं थोड़ा सा बढ़िया कानून है, कहीं जटिल है, बड़ी समस्या है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत खेती होगी तो किसानों के पास एक विकल्प होगा कि वो किसे अपनी फसल बेचना चाहते हैं, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जहां उन्हें अच्छा दिखेगा, जहां बढ़िया मूल्य मिलेगा, वहां बेचेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये एक फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर ओवरऑल कहें तो जब उत्पादन बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो हमारे यहाँ जो निर्यात है, खेती के निर्यात, कृषि का, वो बढ़ेगा। यहाँ आप एक आंकड़ा लिख सकते हैं, मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ। कृषि निर्यात नीति सरकार ने घोषित की थी, उसमें कहा गया था कि हम इतने बिलियन डॉलर का कर देंगे, इतने समय तक इतना दोगुना कर देंगे। ये जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि खेती, जो फसल का जो निर्यात है, सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, उसे प्राप्त करने में अनुबंध कृषि लाभकारी हो सकती है, सहायक हो सकती है। ये अच्छी अच्छी बातें हैं, इसकी पॉजिटिव साइड्स हैं। लेकिन सब इतना बढ़िया होता तो किसान जो है इसका विरोध नहीं करते। समस्याएं इसमें भी हैं, अब देखना तो है ही। देखिए, पहली बात करें, अगर चुनौतियों की बात करें तो राज्यों के कानूनों के मध्य एकरूपता का अभाव। अभी हमने बात किया, एपीएमसी कानून जो है केंद्र सरकार ने बनाया, फिर राज्य सरकारों को भी कहा गया कि आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो राज्य सरकारों ने कानून अलग अलग तरीके से कानून बनाए। अभी हमने बात किया, कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है, राज्य सूची का, तो खेती से संबंधित कई तरह के कानून अलग अलग राज्यों में है, और एपीएमसी का भी अलग अलग है। अब चूंकि कानून एक जैसे नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हर राज्य में एक जैसे कैसे लागू होगी? अलग राज्य में अलग नियम। हम मान लेते हैं कोई कंपनी है जिसकी पूरे देश में शाखाएं हैं, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है तो अब यूपी में कॉन्ट्रैक्ट करना है, अलग तरह की समस्या है, बिहार में जाना है, अलग है, केरला में जाना है, अलग समस्या है, क्योंकि कानूनों में एकरूपता नहीं है। इससे जटिलता आती है, एक समस्या है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम लागू करना चाहते हैं, किसी भी तरह का, अगर हम इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं और अलग अलग शाखाओं में खोलें, मतलब अलग जगहों पे, वहाँ पे नियम अलग अलग तरह से हों, तो कई सारी समस्याएं होंगी। अगर हमें लोगों को हायर करना है, अपनी चीज़ों को बेचना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पहली समस्या यह है कि कानूनों के बीच में जो नियम है, जो राज्यों के बीच में जो नियम है, वो समान नहीं है, ये दिक्कत है। आगे देखिए, अगली चुनौती है, इससे एक समस्या बढ़ सकती है। आप ध्यान से देखें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ कहाँ होने की संभावना है। ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ है, ये सबके लिए नहीं दिख रही अभी, क्योंकि जो क्षेत्र पहले से गरीब है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ अभी भी पुराने तरीके से खेती हो रही है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो जो विकसित राज्य हैं वो इसका पहले फ़ायदा उठाएंगे, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। जिन जगहों पे पहले से टेक्नोलॉजी अच्छी है, और मोटे तौर पे कहें कि ये वो जगह है जहाँ पे हरित क्रांति ने बेहतर प्रदर्शन किया था, ज़्यादा लाभ मिला था। एक तो हम हरित क्रांति में पढ़ेंगे वहाँ भी कि कैसे उसने असमानता बढ़ा दी राज्यों के बीच में, समाज के बीच में। अब वही राज्य हैं जो खेती के मामले में आगे बढ़े हुए हैं। अब नई चीज़ आएगी तो सबसे पहले वो अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो उस स्तर तक पहुँच चुके हैं। तो इन जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यहाँ के लोग, यहाँ के किसान आगे बढ़ेंगे, और जो पहले से पीछे थे वो और पीछे हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या एक और इससे उभर के आएगी कि जो क्षेत्रीय असमानता है वो बढ़ सकती है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। खैर, वो तो उपाय में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल चुनौती ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करें तो एक साइड इफ़ेक्ट ये दिखेगा
कि राज्यों के बीच में, क्षेत्रों के बीच में असमानता बढ़ेगी, जो खाई है वो बढ़ जाएगी। एक चुनौती तो यही है, समस्या हमारे यहाँ, कि जो खेत हैं, जो जोत हैं भूमि के, वो बहुत छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे में, इतने छोटे छोटे खेत में किसी के पास 1 हेक्टेयर भी ज़मीन नहीं है, अब उसमें कौन सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे खेत हैं, खासतौर से जो बड़े घने आबादी वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश है, कि इतने छोटे छोटे खेत हैं कि एक ट्रैक्टर ढंग से नहीं घूम सकता उसमें। अब वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, उसके साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक चुनौती ये बन के आती है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल, जो पूरे देश की बात करें तो भी, जो खेत हैं उनके उनका आकार बहुत छोटा छोटा है, और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं की जा सकती। समस्या है, इसके लिए और भी उपाय करने पड़ेंगे। सहकारी खेती हुई, या फिर कई लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा सा खेत बना के उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक दिक्कत है। आगे देखिए, ये चिंता की बात है। इस पे कई सालों से, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चर्चा में आई है, तब से ये वाली बात काफ़ी मुद्दा बनती है। क्या है? कारपोरेट जगत पर किसानों की निर्भरता बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? जो कंपनी वाले लोग हैं, जो हमारी फसल को खरीदने वाले हैं, उन पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है एक किसान के तौर पर। क्योंकि सामान्य तौर पर ये होता है कि हम अपना अपने अपने हिसाब से खेती करते हैं, फसल उगी, हमने बेच दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने हिसाब से नहीं करनी होती। अब किसी कंपनी के साथ अनुबंध हो गया, उसने कह दिया कि भाई इतना हम पैसा देंगे, इस तरह से आपको बोना है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम निर्भर हो जाएंगे उस पर। चाहे पैसे की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, यहाँ तक कि कई बातें जो कानूनी तौर पर जो पेचीदा बातें हैं, उसके लिए भी हमें समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें ये जो कॉर्पोरेट जगत है, इसका हमारा फ़ायदा भी उठा सकता है, मिसयूज़ कर सकते हैं हमारा। तो ये एक समस्या है कि जो किसान है वो धीरे धीरे अपनी आय को लेकर के इन पर निर्भर होते चले जाएंगे, कॉर्पोरेट जगत पर। और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि जो कंपनियां हैं वो किसानों को एडवांस में पैसा दे देती हैं। अब देखिए, यहाँ समझिए, एडवांस में पैसा दे दिया, और किसान ने जो फसल उगाई, ये कह रहे हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने फसल नहीं उगाई, तो हम फसल नहीं लेंगे। अब फसल लेंगे नहीं, पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है तो पैसा तो लेंगे ना। तो इस चक्कर में पैसा वसूलने के लिए वो कभी कभी कहते हैं कि अगर आप नहीं देंगे पैसा तो आपका हम खेत जब्त कर लेंगे, आपकी मशीनें, आपका ट्रैक्टर, ये सब जब्त कर लेंगे। तो ये दिक्कत की बात है ना, तो वही साहूकार वाली हालत हो गई। एक समस्या ये है। आगे देखिए, एक अगली चुनौती ये होती है इसमें, अनुबंध कृषि में, कि अगर पहले से मूल्य तय कर दिया गया है, तो किसान अगर देख रहा है कि बाज़ार में, मान लेते हैं कि 10 रुपये किलो हमने तय कर लिया कि हम बेचेंगे 10 रुपये किलो 4 महीने बाद आपको आलू। लेकिन उसी समय जब बेचने का समय आया तो उस समय मार्केट में आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है। अब हम क्या करें? अब तो कंपनी से अनुबंध किया हुआ है। तो यहाँ एक लिमिट लग जाती है कि अगर बाज़ार में मांग बढ़ी हुई है, चीज़ें हमारी महंगी बिक सकती हैं, फिर भी हम अपने सामान को, अपने उत्पाद को महंगे नहीं बेच सकते। यानी कि जो लाभ हो सकता था वो नहीं होगा, उससे हम वंचित हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हालांकि इसमें दो तरफा बातें हैं। मान लीजिए ये तो उल्टा भी हो सकता है ना, कंपनी ने कह दिया कि हम 10 रुपये किलो आपसे खरीदेंगे, और ख़रीदने के टाइम पे वही चीज़ 5 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है, तो कंपनी के साथ भी दिक्कत है। ठीक है, तो ये दो तरफा म्यूचुअल है, लेकिन ज़्यादातर ये किसानों के साथ ऐसी समस्या होती है। आगे, कृषि के लिए पूंजी गहन और कम धारणीय पैटर्न, ये थोड़ा सा ना आप इसको उसमें कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ये वाला हिस्सा पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है आप इकोनॉमी का जो हमारी कंडीशन है, स्पेशली किसानों की, उससे जोड़ सकते हैं। कि खेती के लिए अभी जो ये जो पैटर्न है, इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ के किसान हैं बेचारे गरीब ज़्यादातर। आप देखें, इसी चक्कर में तो बहुत सारी आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये सबके लिए नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। समझ रहे हैं? सस्टेनेबल नहीं है का मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये दिख रहा है कि टमाटर बोने से बहुत फ़ायदा है, सॉस बनाने के लिए किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो कंपनी अच्छा खासा पैसा दे, तो हम साल भर, कई सालों तक टमाटर ही बोए जा रहे हैं। तो जो ज़मीन की उर्वरता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। उसके लिए हम अच्छे से अच्छा फसल उगाने के लिए हम कीटनाशक डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक डालेंगे। ये सारी चीज़ें पर्यावरण पर, मिट्टी की सेहत पर गलत असर डालेंगी। तो ये जो पैटर्न बनता है ना,
ये धारणीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। आगे चल करके वो जो ज़मीन है जहाँ खेती हो रही थी ऊसर हो सकती है, मरुस्थल हो सकता है। तो ये एक समस्या है। और साथ ही साथ इसी से संबंधित है एकल कृषि। एकल कृषि का मतलब होता है कि कोई एक ही फसल हम बो रहे हैं, जैसे कि अब गेहूँ बोने लगे या फिर धान बोने लगे या फिर आलू बोने लगे, जिसमें फ़ायदा दिख रहा है। एमएसपी वाले में हम पढ़ेंगे इसको, इस टॉपिक को दोबारा वहाँ से रिवाइज करें कि जिस फसल को सरकार प्रोत्साहन देती है वही फसल लोग बोना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जिस फसल के साथ अच्छे दाम मिल रहे हैं किसान वही बोएंगे। और एकल फसल जो है कभी भी जो खेती की पारिस्थितिकी है उसके लिए भी और ओवरऑल पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती, नुकसानदायक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चुनौतियाँ हैं, समस्याएं हैं। तो क्या करें, करना क्या है, सलूशन निकालना है, यही तो हमारा काम है। देखते हैं आगे की राह क्या है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब आपसे सलूशन पूछा जाए ना, आपको बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। कोई ऐसी बात मत बता दीजिए कि पढ़ने वाले को लगे कि यार ये तो भगवान अवतार लेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ क्या है, सम्मिलित खाद्य संसाधकों को कर में छूट दिया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी आगे पढ़ लेंगे समझ में आएगा। ग्रामीण अवसंरचना, किसान कल्याण आदि में निवेश को प्रेरणा मिलेगी। जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो मोटे तौर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए होती है। ये अलग से टॉपिक हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा मेंशन भी किया गया है। तो जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर टैक्स जो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसे और कम किया जाना चाहिए। जब टैक्स कम लगेगा तो लोग और ज़्यादा प्रसंस्करण उद्योग खोलेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जो ग्रामीण अवसंरचना है वो बेहतर होगी, किसानों का कल्याण बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, ये ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो समस्या है उसको हल करने में मददगार साबित होगा। आगे देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी क्या है कि कुछ ही लोग हैं, कुछ ही कंपनियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। हमें क्या करना होगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा तथा सूचना विषमता को कम करना होगा और सक्षम वातावरण बनाना होगा। अब तीनों चीज़ों को समझिए। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि बहुत मतलब कुछ ही लोग ऐसे ना हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और किसान उन पर ज़्यादा निर्भर हैं। ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा कंपनियां आएंगी, ज़्यादा लोग आएंगे तो किसानों के पास ज़्यादा विकल्प होंगे, तो उनके शोषण की संभावना कम होगी, ये फ़ायदा होगा। और सूचना विषमता कम करने का मतलब ये है कि लोगों को, जो किसान है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। अब कानून बन गया है, इससे संबंधित बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसमें है क्या। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मोटे तौर पे बस इतना है कि हाँ समझौता हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर विवाद हो गया तो कैसे हल करना है, अगर कंपनी ने आपका अनाज लेने से मना कर दिया तो क्या आप करेंगे, समझ रहे हैं। या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जानेंगे कि कंपनी आपके समझौते का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो सूचना विषमता है इसे कम किया जाना चाहिए, लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक अच्छा वातावरण बने जिसमें सब लोग खुले तौर पर पारदर्शिता के साथ अनुबंध कृषि में भागीदार बन सकें। ये चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखिए। ये तो बस कहने में मज़ा आएगा लेकिन प्रैक्टिकल है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं कि सभी राज्य समान नियम बनाएं। ऐसा होगा नहीं, लेकिन लिखने में क्या जाता है, ये देखने में लग रहा है कि हाँ अगर ऐसा हो जाए, समान नियम बन जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ये असंभव भी नहीं है, किया जा सकता है। सारी सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारे नियमों पर, बहुत सारे कानूनों पर निर्देश जारी करती है कि आप इसके अनुरूप कानून बनाइए। तो केंद्र सरकार कह सकती है कि ऐसा आप अगर लगभग ऐसा कानून बना लें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ओवरऑल देश के विकास में बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया उपाय होगा, इससे कई सारी जटिलताएं दूर हो जाएंगी। कंपनियां हों चाहे किसान हों, सबको फ़ायदा होगा। ठीक, इसके बाद यही वाला तो मुद्दा था जो अभी मैंने यहाँ लिखा है, जो विवाद निपटान प्रणाली हो ये जो बहुत बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसान और कंपनी के बीच में विवाद हो गया, आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी। हमारे यहाँ जिस तरह का सिस्टम है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, उसमें जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास पैसे हैं, वो अच्छे वकील कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो किसानों की ज़्यादातर हार होती है। तो जो विवाद निपटान की प्रणाली है वो बहुत साफ होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। इसी को लेकर के जो कानून में एक बात थी वहाँ विवाद था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो विवाद निपटान की प्रणाली है इसे भी बेहतर किया जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इतना। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछा जाए, आप बहुत आसानी से मुस्कुराते हुए उसका जवाब देंगे। ठीक है,
चलिए, बस इसमें एक और बात बतानी है, जो 5 इसमें नहीं आगे अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 5 जनवरी से जो सीरीज शुरू होने वाली है, लेट्स मेक इट ईजी, उस सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल में हम सब कुछ जानने के लिए आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और इत्मीनान से समय निकाल कर उसे देखिए। देखिए, उस सीरीज़ को आप नहीं भी देखेंगे ना, तब भी इस एक वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, किस डायरेक्शन में सोचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, कौन कैसे मेहनत कर रहा है इसी से उसका रिजल्ट तय होता है। और हाँ, अगर आपको कहानियाँ सुननी है, खुद की कहानी सुननी है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हौसला सीरीज़ की कहानी पहला एपिसोड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं फिर से। नमस्कार।